चैप्टर्स होते हैं उसमें थोड़ा क्रैम करने वाला ज्यादा होता है, ये तुम्हें भी पता है, क्रैमिंग वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन में भी है क्रैमिंग करने वाला पोर्शन, मैं मना नहीं कर रही कि रटने वाला पोर्शन नहीं है, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, ज्यादातर समझने का है। और जहाँ पे समझने वाली चीजें होती है ना, वहां हम बहुत ज्यादा अच्छे से फिर उस चीज को कर पाते हैं। ठीक है, जो रट्टा मारने वाले हैं वो मैं बता दूंगी, भैया ये रट्टा मारने वाला है, तुम्हें रट्टा मारना है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो रट्टा मारने वाला नहीं है उसको हम स्टार्ट करते हैं। चलो, और आज तो वैसे ही फर्स्ट क्लास है तो रट्टा मारने वाला जैसा कुछ है नहीं इसमें। चलो अपना, हाँ, नोट्स बनाओगे साथ साथ, अगर किसी ने स्कूल में नोट्स बना रखे हैं तो आप देख लेना, मेरा कुछ अगर आपको लग रहा है कि मैम ने एक्स्ट्रा कराया तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें नोट्स तो मिल ही जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ जी, तो बच्चे आज हमारा चैप्टर हो रहा है स्टार्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो सबसे पहले यही बात आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है। इनको आप बच्चे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हो। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो तुम डेफिनेशन लिख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच हाँ बोलो बेटा, इन विच सेंट्रल एटम इज linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond, एक सेकंड, स्पेलिंग उल्टी लिख दी क्या मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको एक सेंट्रल एटम मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम मिलेगा और वो किसी नंबर ऑफ किसी दूसरे आयन से लिंक्ड होगा। वो नंबर ऑफ आयन्स आपके नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है बच्चे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, लिखो, डोनेशन ऑफ लोन पेयर by the ions or the neutral molecule to the central atom, जैसे अभी क्या कर रही हूं मैं, आपको एग्जांपल लिख के दिखा रही हूं। देखो एग्जांपल क्या क्या है, देखो ये एग्जांपल हो सकता है, ऐसे कुछ दिखते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देखो इस तरह से, और लिख देती हूँ, बहुत सारे हैं। लिख रहे हो ना सब मेरे साथ साथ? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अभी इनके नेमिंग वगैरह मैं नहीं बता रही हूँ, वो हमारा आईयूपैक नेमिंग का अलग लेक्चर होगा, उसमें मैं कराऊंगी। ठीक है, उसकी तुम टेंशन ना लो, अभी देख लो दिखते कैसे हैं भैया आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पूरे चैप्टर में तुम्हें यही दिखने वाले हैं सारे। और ध्यान रखना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, आपको मोस्टली कौन से वाले एलिमेंट्स जो हैं, कौन से वाले मेटल हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जो आपके डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स है ना, वो वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको वही मिलेंगे, बहुत कम है जो आपके दूसरे मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, वो हम बिल्कुल एंड में करेंगे कि ऐसे कौन कौन से अलग से हैं। लेकिन मोस्टली जितने भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखोगे ना, वो सारे आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलेंगे। देखो यहाँ पे कोबाल्ट डी ब्लॉक का है, निकल डी ब्लॉक का है, सिल्वर, आयरन, ये सारे क्या है, डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल तो बहुत है, खत्म ही नहीं होंगे, पूरी कोऑर्डिनेशन में हमें यही करना है। ठीक है, अच्छा, तो जो बच्चे आपके, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं, फिर बोल रही हूँ, सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, निकल, सिल्वर, आयरन। हाँ हिमा बोलो, निकल, कोबाल्ट, ये सारे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, जो किससे लिंक्ड होते हैं। देखो किससे लिंक्ड होते हैं,
किसी मॉलिक्यूल से, और ये कौन से मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। देखो NH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है कोबाल्ट को देता है, वो भी मैं समझाऊंगी आपको लिगेंड क्या होता है। तो बेसिकली क्या होते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं ना बच्चे डायरेक्टली आपके सेंट्रल मेटल एटम से, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं कोबाल्ट को। और जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं कोबाल्ट को, तो क्या बना लेते हैं, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो वही बोला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है डायरेक्टली अटैच होता है नंबर ऑफ आयन से या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जो अपने भैया लोन पेयर देगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो ऐसे वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या बोल दो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अलग अलग टाइप के होते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, अनायनिक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये क्या है बच्चे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या है तुम्हारा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक क्यों है, क्योंकि जो इस पूरे पे चार्ज है, इस पूरे कंपाउंड पे, वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। इन पे पूरे पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो इनको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलोगे। ठीक है, इन पे क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इनको क्या बोलोगे भैया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ते वक्त, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे, वैसे तो मैं आपको सबसे पहले वर्नर थ्योरी, आपके उसमें आपके आई थिंक स्कूल में भी पहले वर्नर थ्योरी कराई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे वर्नर थ्योरी पहले नहीं कराऊंगी। एक्चुअली जो वर्नर था उसी ने ही जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की थी। और उसने जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया था ना, वो कोबाल्ट और क्लोरीन का दिया था। वहीं से जो है हमें अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और देखने को मिले, और पूरा चैप्टर बना दिया भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से। ठीक है, आइडियली तो हमने वर्नर थ्योरी को पढ़ना चाहिए था, क्योंकि वही बंदा था जिसने भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया। लेकिन हम क्या करेंगे बच्चे, उसको पढ़ने से पहले ना हम कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजें, शायद वो पेपर में भी नहीं आएंगी डेफिनेशन, लेकिन पूरा जब आप चैप्टर करोगे ना, जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे आगे प्रोसीड होगा, तो वो छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी जरूरी है। क्योंकि अगर वो पता नहीं होंगी ना बच्चे, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन है कि भैया सेंट्रल एटम जो है डायरेक्टली अटैच होता है नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें जो आयंस है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं कोबाल्ट को, और जो कंपाउंड बनता है उसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो। ठीक है बच्चे, हाँ बोलो, डेफिनेशन तो क्लियर होगी तुम लोगों को। यस मैम। चलो, यस मैम। वेरी गुड। अब जो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो तुम्हें समझनी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली जो टर्म है बच्चे वो है तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोल दो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल दो, एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ना आपको लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है बेटा, कहीं भी नहीं पूछा जाता, कहीं भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बस आपको पता होना चाहिए कि होता क्या, डेफिनेशन नहीं करनी है। जैसे मान लो बच्चे, ध्यान से देखना, मान लो ये आपका मेटल एटम है, ये आपका मेटल एटम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या डेफिनेशन बोली थी कि मेटल एटम के साथ कुछ नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। तो मान लिया ये वाले क्या है, कुछ नंबर ऑफ आयंस बोल सकते हो इसको, नंबर ऑफ बॉन्डेड आयंस और मॉलिक्यूल्स, लिगेंड्स। हाँ मैं भी नाम बताती, जिनको आप क्या बोलते हो बेटा, लिगेंड बोलते हो, जिनको आप क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हो। यानी कि आपका एक मेटल एटम होगा, आपका एक मेटल एटम होगा, और वो किससे अटैच होगा, लिगेंड से अटैच होगा। अब लिगेंड क्या होते हैं बच्चे, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, किसको करते हैं, टू सेंट्रल मेटल एटम को, टू सेंट्रल मेटल एटम को। और ध्यान रखना लिगेंड अपना
ऐसा लिगेंड भी हो सकता है जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ऐसा लिगेंड भी हो सकता है जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और ऐसे भी लोग लिगेंड हो सकते हैं जो पाई डोनर हो। हमेशा ये नहीं है कि लिगेंड भैया अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और पाई बॉन्ड के थ्रू भी वो डोनेट कर सकता है, जिसको आप पाई डोनर बोलते हो। ठीक है, अच्छा जी। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, CO Cl3 NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे आपको, ये आपका क्या है, मेटल एटम है, ये आपका मेटल एटम है, जो किससे सराउंडेड है, जो किससे बॉन्डेड है, 3 क्लोराइड आयन से बॉन्डेड है और 3 अमोनिया से बॉन्डेड है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये मेटल एटम किससे बॉन्डेड है भैया, नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया, जो मेटल एटम है वो 3 क्लोराइड आयन से और 3 अमोनिया से बॉन्डेड है। ठीक है, तो बच्चे सेंट्रल मेटल एटम को आप क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है, एक बात बताओ, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास लोन पेयर है भैया देने के लिए, तो वो किसको देगा, जिसके पास नहीं है, हाँ या ना, जिसके पास नहीं है। और तुम्हें पता है कि जो मेटल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि मेटल की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी होती है। तो ये वाले जो सेंट्रल मेटल एटम है वो बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, एज अ लुईस एसिड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के भूखे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन इनको कौन देता है बच्चे, इनको इलेक्ट्रॉन कौन देते हैं, लिगेंड देते हैं। और यहाँ पे लिगेंड कौन कौन से हैं, आपका क्लोरीन है और आपका अमोनिया है। तो अमोनिया और क्लोरीन भैया कोबाल्ट को क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, और कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो जब बच्चे आप इस तरह से मेटल एटम को और लिगेंड्स को ऐसे क्लोज ब्रैकेट में लिखते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो इस पूरा ब्रैकेट के अंदर है बच्चे, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट एंड आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हम पूरे टर्म्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये क्या है, तो आप बोलोगे ये पूरा क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो आपने इस ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, लिखना चाहते हो क्या, तो बताओ, बोलूं मैं, यस मैम, बताओ। लिख ली। अच्छा, लिख ली। द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या है भैया, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये क्या है, हमारे लिगेंड्स है। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लिख के बताऊं, इधर देखो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेकेंड एग्जाम्पल। अरे ये क्या हो रहा है, K4FeCN6। ठीक है, तो अब बताओ कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला होगा बच्चे, इस पूरे को नहीं बोलोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो ब्रैकेट के अंदर होगा उसी को आप बोलोगे बच्चे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये क्या है, ये आपका होता है बच्चे, जो बाहर लिखा होता है वो होता है आपका काउंटर आयंस। क्या होते हैं, काउंटर आयंस। अगर आप काउंटर आयंस को नहीं लिखोगे तो आपको जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पूरे कॉम्प्लेक्स पे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। ओवरऑल, हाँ बोलो बेटा, जिया। मैम इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा होगा? इसमें बच्चे आयरन होगा ना, लिगेंड, जो लिगेंड के साथ अटैच होगा। लिगेंड कौन है, CN है, तो लिगेंड के साथ कौन अटैच है डायरेक्टली, आयरन। तो आयरन इज योर सेंट्रल मेटल एटम। मैम पर नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम आगे आएगा ना? हाँ, तो मैंने क्या मतलब मैंने तो अभी वैसे बच्चे आयुपेक नेमिंग नहीं बताई है, वो तो आयुपेक नेमिंग के रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं ना। उसमें कब बोल दिया कि सेंट्रल मेटल एटम को पहले लिखते हैं। अगर कोई आपके पास काउंटर आयन आ जाता है आगे, कैटायनिक, जैसे पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो उसी को हम आयुपेक नेमिंग में पहले लिखते हैं। लेकिन आयुपेक नेमिंग तो भी मैंने बताई नहीं ना बेटा।
ठीक है। ओके मैम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? आयरन है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट कर रहा है? Cn डोनेट कर रहा है, यानी कि Cn यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है बच्चे? एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी पूरी बातें करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुआ बेटा चैप्टर, अभी धीरे 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 देखते जाओ। मैम काउंटर आयन आगे और पीछे दोनों जगह पे लिखा जाता है। हाँ यस, और ध्यान रखना बच्चे, जो ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स होगा शुड बी न्यूट्रल, शुड बी न्यूट्रल। मतलब जैसे मान लो अगर मैं इसको लिखूं तो ये +4 होगा और उस पे क्या होगा? -4 होगा। तो आप देख पा रहे हो ना, +4 -4, ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। अगर मान लो आप यहाँ पे ना पोटेशियम नहीं लिखते हो तो आपको यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा, ऐसा जो चार्ज है वो आपको स्फीयर के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मान लो इस तरह से लिख रहे हो, चार्ज मेंशन नहीं करो और कोई काउंटर आयन लिख रहे हो, तो अंडरस्टूड रहता है कि भैया ओवरऑल जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। ठीक है, समझ गए आप? यस मैम। ठीक है, अगर काउंटर आयन को आप नहीं दिखा रहे हो तो आपको चार्ज दिखाना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। अगर आप नहीं दिखा रहे हो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, अंडरस्टूड होता है कि आपका पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रल है। सेकेंड जो बच्चे आपकी डेफिनेशन है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैम क्या है? काउंटर आयन का बॉन्ड भी मेटल से ही बनेगा, मेटल एटम से? नहीं 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 नहीं, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? सेंट्रल मेटल एटम का भैया बॉन्ड सिर्फ लिगेंड से मिलेगा, ये अलग है। काउंटर आयन अलग है, वो सिर्फ उसको बैलेंस कर रहा है बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात? इसका जो डायग्राम है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे इसका तो ऐसा है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है इसको। पोटेशियम नहीं यहाँ कहीं भी अटैच है इससे, समझे? मैम फिर पोटेशियम क्यों लिखा है जब वो स्ट्रक्चर में ही नहीं है? जस्ट टू शो दैट बच्चे की ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल जी। हाँ, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है वो। हाँ, न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि पूरा कॉम्प्लेक्स ओवरऑल न्यूट्रल। तुम ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख दो, लो तुम्हारी मर्जी, जैसे लिखना है वैसे लिखो। ठीक है, ओके जब मैम। हम कोई फोल्ट लिखते हैं तो हम नेगेटिव पॉजिटिव को साथ क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है लिख सकते हो बच्चे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ द एटम्स, नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द लिगेंड्स, ऑफ द लिगेंड्स which are directly bonded to the central atom or ion, central atom और आयन। जिया, आपको क्या करना है बच्चे? आपको सारी क्लासेस कोऑर्डिनेशन की अटेंड करनी है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये Yes, ma'am. छोटी चीजें भी बहुत खराब कर देती है। अब देखो आपको इसमें कंफ्यूजन हो गई ना, तो जैसे स्कूल में नहीं हुआ होगा, हो सकता है। क्या बेटा? मैम स्कूल में भी नहीं हुआ होगा, तो इसलिए अभी न्यू चैप्टर है उनके लिए। हाँ, न्यू चैप्टर है, तभी मैं बोल रही हूँ हर एक बच्चे को क्लास अटेंड करनी है। समझ रहे हो सारे के सारे? ठीक है, Okay, क्योंकि yes, ma'am. जब कोई हम नया चैप्टर करते हैं बच्चे, तो उस मतलब एक साल अलग सा ही चैप्टर। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में कभी नहीं देखा होगा इससे पहले, ना 11th में देखा होगा और उससे पहले तो कभी देखा ही नहीं होगा। तो ये एक नया चैप्टर है आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। तो जो छोटा छोटा भी डाउट आ रहा है ना, वो भी पूछोगे मेरे से। जैसे जिया ने पूछा कि मैम पोटेशियम इनके साथ अटैच नहीं है क्या? नहीं है। जैसे जैसे हम धीरे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर को, अपने आप चीजें तुम्हें पता लगती जाएंगी कि भैया क्या क्या चीजें दे रखी है। ठीक है, अब देखो मैम मैंने पूछा था। अच्छा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी हर्षिता। चलो ठीक है, ये सबके लिए है, वैसे सबके लिए है, सबको क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, अच्छा, तभी मैं अभी क्या कर रही हूँ, आपको टर्म्स बता रही हूँ कि भैया ऐसी ऐसी टर्म्स ना आपको पूरे चैप्टर में दिखने वाली है। तो पहला था कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या होता है आपको पता चल गया, जो इस ब्रैकेट में लिखा जाता है उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। सबको आ गया समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं बच्चे? ध्यान से सुनना। जितने लीगेंड भैया डायरेक्टली अटैच होंगे सेंट्रल मेटल एटम से या आयन से, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ये आपका मेटल है, लीगेंड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से दिखाते हैं, ऐसे एरो से दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम सुना है क्या तुम लोगों ने कभी? मैम अच्छा, 11th में है। तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना हम ऐसे एरो से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल होता है,
और ये लिगेंड होता है। इसका मतलब ये होता है भैया लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे दिए, ठीक है, उसको ऐसे दिखाते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। लेकिन हम जब आगे प्रोसीड करेंगे ना इस चैप्टर में, हम बार बार ये एरो से नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट ऐसे दिखाएंगे भैया ये बन गया। तो वो अंडरस्टूड होता है कि लिगेंड ने अब मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए होंगे। इतनी चीज समझ में आ गई है, बताओ। तो बच्चे Yes, ma'am. जैसे यस मैम। ये मेटल के आसपास, मेटल के चारों तरफ कितने लिगेंड हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। जैसे देखो ये, एक सेकेंड, 1 मिनट रुको। हाँ, जैसे देखो एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, अब देखो अगर मैं बोलूं मुझे बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, मेटल के साथ मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होंगे। देने वाला कौन है बच्चे? या नाइट्रोजन। लिगेंड का कौन सा एटम देगा और वो कितने अटैच है, वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो देने वाला कौन है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं कितने? 6 हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, मान लो लिख देती हूं मैं, नहीं ये नहीं लिख सकती, ये लिख दिया मैंने। ये अगर आप अब कोई आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है, देखो कितना है, साइनाइड है, देने वाला 1 है, टोटल कितने हैं? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अभी तो आपको दिख रहा है देने वाला नाइट्रोजन है। अभी आगे हम क्या करेंगे? आगे हम डेंसिटी देखेंगे कि भैया कौन कितने दे सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि लिगेंड में एक ही ऐसा एटम हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ठीक है। लिगेंड में ऐसे 2 भी हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, हो सकता है लिगेंड में ऐसे 3 एटम भी हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। वो हम देखेंगे कि कैसे कैसे कितने कितने होंगे। अभी मैं सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन समझा रही हूँ, तो तुम लोगों को समझ आ गया ना। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड जो डायरेक्टली अटैच होते हैं आपके सेंट्रल मेटल एटम से, वही उसका क्या होता है बच्चे? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। क्लियर हुआ? Yes, बताओ। यस मैम। उसके बाद है बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दो या ऑक्सीडेशन नंबर, किसका निकालना है आपको? सेंट्रल मेटल एटम का निकालना सीखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है, सिंपल सा ध्यान रखो, चार्ज कैरिड बाय सेंट्रल मेटल एटम, वही उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, जो चार्ज आपका सेंट्रल मेटल एटम कैरी करेगा भैया, वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब भैया ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती हूँ CuCN4 3-, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चे? मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, क्योंकि यही सेंट्रल मेटल एटम है। तो आप क्या करेंगे बच्चे? +1 कैसे निकालते हैं? मैम। देखो 3 वैसे आपने रिडो, हाँ बोलो बेटा। मैम 3 आएगी ना इसकी? हाँ देखते हैं एक बार। वैसे तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन में भी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा होगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। निकालते तो वैसे ही हैं, जिसकी निकालनी है उसको एक्स मानते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको जो लिगेंड है जिससे वो अटैच है सेंट्रल मेटल एटम, आपको वो देखना पड़ेगा लिगेंड कैसा है, लिगेंड कैसा है, लिगेंड पे चार्ज कैसा है। अब सीएन पे बच्चे नेगेटिव -1 है। चार्ज होता है, सीएन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1 होता है। टोटल कितने हैं? 4 होते हैं। इक्वल टू में क्या लिखोगे? जो पूरे स्फीयर पे चार्ज है दैट इज -3। तो क्या हो जाएगा? x -4 -3 +1, यानी कि कॉपर पे कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट है? कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई बच्चे? +1। +1। तो ये आपको, मैं भी आपको टेबल दिखाऊंगी, वहां पे आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से लिगेंड पे कौन सा चार्ज होता है। अब CN पे नेगेटिव होता है, यानी कि -1 का चार्ज है, ठीक है। ऐसे मैं ये भी बताऊंगी किस पे -2 का है, किस पे -6 का है, सारे दिखाऊंगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, CONH3Cl3, एक बार इसको मैं इरेज कर रही हूँ, 3+, कैसे निकालेंगे इसका?
कैसे निकालेंगे इसका? देखो, इसकी निकालनी है, एक्स लिखो, एक्स लिखो। नाइट्रोजन की जो बच्चे अमोनिया होता है ना, उस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है वो। आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा होगा बच्चे, तो अमोनिया पे लोन पेयर होता है, कोई चार्ज नहीं होता, नहीं होता ना, तो उसको 0 लिखोगे। क्लोरीन पे कितना होता है, नेगेटिव होता है चार्ज, तो क्या लिखोगे, -1, और टोटल कितने हैं, 3। समझे इस चीज को? और इक्वल टू में क्या लिखोगे, जो पूरा चार्ज है कितने का है, 3 का है, तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6। हाँ जी, जिया, अर्शिता, समझ में आया सबको? स्तुति, एकता, Yes, ma'am. महक, ma'am. मानसी, यस मनोज, मैम। मैम सरिया, ये तो सौरभ। होमोलैप्टिक यस है ना? मैम। क्या बेटा? Yes, ma'am. बोलो रुचि। हाँ मैम जी। ये तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना? कौन सा बच्चे, ये वाला? क्या अभी मैंने होमोलैप्टिक के बारे में बताया नहीं? वैसे बता देती हूँ, बताऊंगी। होमोलैप्टिक होते हैं जिसमें सारे एक ही टाइप के लिगेंड हो, जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, उनको हिट्रोलैप्टिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हिट्रोलैप्टिक। मनोज अभी नहीं बोलो बेटा, मैंने अभी एम्बिडेंटेंट नहीं बताया, इतना आगे मत चलो प्लीज। ठीक है, इतना आगे चलने की नीड नहीं है। अब तुम तो बोल दोगे, लेकिन बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, फिर ये सोचेंगे कि मैम ने ये चीज बताई है कि नहीं बताई है, तो प्लीज इतना आगे मत चलो। ठीक है, ओके। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे क्या? एक इसकी निकाल के बताओगे क्या बेटा मेरे को? मैं लिख के देती हूँ आपको। इसमें मुझे आयरन की निकाल के दे दो, बता दो कितनी होगी। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आयरन की? +3। +3। वेरी गुड। कैसे? जिसकी निकालनी है एक्स, Cn पे -1 का चार्ज होता है, लेकिन टोटल कितने हैं, 6 = -3, तो -6 -3 + 6 कितना आ जाएगा, +3। निकाल लोगे अगर कोई भी मेटल मिला उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अभी मैं बात कर लेती हूँ अब, क्योंकि किसी ने बोल दिया था कि मैम होमोलैप्टिक क्या होते हैं। बच्चे, होमोलैप्टिक वो होते हैं जिसमें ना ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। जैसे जो मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिखा है वो होमोलैप्टिक है, जिसमें सिर्फ Cn टाइप का लिगेंड है और कोई नहीं दिख रहा ना आपको, तो ऐसे होते हैं होमोलैप्टिक। और हिट्रोलैप्टिक कौन से होते हैं बेटा? जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो, मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो। ठीक है, जैसे ये देखो अभी मैंने लिखा ना, इसमें अमोनिया भी आपका लिगेंड है और क्लोरीन भी आपका लिगेंड है, तो ये कैसा एग्जांपल हो गया बच्चे, हिट्रोलिप्टिक लिगेंड हो गया। क्लियर है बेटा लोग? बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अभी देखो बच्चे, लिगेंड मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता देती हूँ लिगेंड्स क्या होते हैं। लिख सकते हो अब लिगेंड्स की डेफिनेशन। लिगेंड्स आर लुईस बेस। दो बच्चे चले गए हैं, ऐसा मत करो बेटा। लिगेंड्स आर लुईस बेस which give their electrons to the Lewis acid, which are metal ion, तो लिगेंड्स क्या है बच्चे? लिगेंड्स को आप लुईस बेस भी बोलते हो। बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। किसको करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड है। और आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस एसिड कौन है? आपका सेंट्रल मेटल एटम है। समझ में आई डेफिनेशन क्या लिखा है? यस मैम। और बच्चे लिगेंड जो है ना, लिगेंड आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से लिगेंड्स? आपके 3 टाइप के होते हैं। कैटाइनिक भी होते हैं, अनायनिक भी होते हैं। 5 टाइप के होते हैं ना? 5 टाइप के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं बताओ? या तो अनायनिक, बाइडेंटेट। नहीं बच्चे, लिगेंड बोलो। अभी मैं डेंटिसिटी नहीं करवा रही बेटा। किसने पूछा ये वाला बच्चे? मेरे टीचर ने वो 5 करवाया था। बच्चे, लिगेंड तो 3 टाइप के ही होते हैं। फिर हम देखेंगे कि कौन सा मोनोडेंटेट होगा, कौन सा डाइडेंटेट होगा, कौन सा ट्राई, कौन सा टेट्रा, कौन सा पेंटा और कौन सा हेक्सा। समझे? ओके मैम। लिगेंड तो 3 ही टाइप के होते हैं। या तो कैटाइनिक मिलेगा,
ठीक है, एनायनिक मिलेगा। कैटायनिक को आप इतना नहीं पढ़ते हो, आपके सिलेबस में ये दोनों ही है, या तो एनायनिक होगा न्यूट्रल होगा। अब उसमें देखना है भैया, जो एनायनिक वाला लिगेंड होगा उसमें देने वाले कितने एटम होंगे, उसके बेसिस पे हम बता पाएंगे कि वो मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा क्या है। क्लियर है? कभी मत बोल देना लिगेंड 5 टाइप के होते हैं, ठीक है, वो डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड है, वो अलग सा टॉपिक है। ठीक है, जो आप बेसिकली लिगेंड पढ़ रहे हो उसमें कितने एटम है देने वाले, ये लो बेटा। ओके मैम। चलो अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे एक टेबल दिखा रही हूँ, ये देखो, दिख पा रही है सबको? यस मैम। ओके, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो ये वाले कौन से होते हैं आपके, देखो अनायनिक लिगेंड कौन कौन से, ये आपको सारे दिख रहे हैं, फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, CN नेगेटिव, ये भी देखते जाओ, इन पे -1 का चार्ज होता है। ठीक है, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, ये सारे कैसे हैं बच्चे आपके, नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड है, जिसको आप अनायनिक लिगेंड बोलते हो। और इसके आपको चार्ज भी ध्यान में होना चाहिए कि इन पे चार्ज कितना है। जैसे अभी हम निकाल रहे थे ना ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके लिए हमें चार्ज की रिक्वायरमेंट थी, तो आप देखो CN पे -1 का होता है, जितने भी हेलोजेंस है सब पे -1 का होता है ना, ऑक्सो पे -2 का होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1 का होता है। ठीक है, इसके ये नाम जो है जब हम आयुपेक नेमिंग करेंगे वहां पे हमारे काम आएंगे कि भैया F नेगेटिव को फ्लोराइडो बोलते हैं, Cl नेगेटिव को क्लोराइडो बोलते हैं, ब्रोमाइडो, आइडो, साइनाइडो, है ना, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, सल्फेटो, नाइट्रो, एसिटेटो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये अभी से हैबिट डाल लो इनको रिवाइज करने की, ताकि जो है आगे मुश्किल ना आए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज कर लो, अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें। जब हम आयुपेक नेमिंग करेंगे ना, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे, तब तो आपको रट जाएंगे भैया फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइड। कुछ नहीं होता, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना उनके पीछे ओ लगता है, हाइड्रो, जैसे जितने भी आपके हाँ कुछ याद ही हो गया, जो नेगेटिव वाले होते हैं ना उनके पीछे ओ लगता है। ठीक है, और जो आपके हेलोजेंस हैं उनके पीछे आइडो, जनरली आपको ऐसे निकलेगा, फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है ऐसे लिगेंड बच्चे जो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3, CO आपको देखने को मिलता है, H2O देखने को मिलता है, नाइट्रोसिल देखने को मिलता है। यहाँ पे सारे वही एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बच्चे जो आपको पूरे चैप्टर में बहुत बार देखने को मिलेंगे। है तो बहुत सारे, आप जब अपने किसी स्टैंडर्ड बुक में देखोगे, अगर आपके पास प्रदीप है तो आज चेक करना जाके, बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जितने मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या है, ये भी न्यूट्रल है, देख पा रहे हो? अच्छा ये बताओ, ये देखो लिगेंड कौन होते हैं, मैंने अभी बोला जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, बताया ना अभी मैंने। तो देखो यहाँ पे कौन होगा डोनेट करने वाला, नाइट्रोजन। यहाँ पे कौन करेगा, जब आप कार्बोनिल को देखोगे ना बच्चे, एक्चुअल में उसका ऐसा होता है स्ट्रक्चर, तो इसमें कार्बन डोनेट करता है। ठीक है, वाटर में कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। ठीक है, नाइट्रोसिल में कौन करेगा भैया, नाइट्रोजन करेगा। इसमें कौन करेगा, नाइट्रोजन करेगा। देख पा रहे हो क्या? यस मैम। जैसे ये है, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन, बहुत जगह यूज होता है, इसको हम इससे भी दिखाते हैं, EN से लिखते हैं हम इसको। आपको कहीं कहीं जगह EN लिखा मिलेगा, तो ये अंडरस्टूड होगा कि भैया उन्होंने इथाइलिन डायमीन की बात करी। इथाइलिन डायमीन क्यों नाम आया, क्योंकि दो क्या है, CH2 है जिसको हम इथाइलिन बोलते हैं। ठीक है, दो अमीन है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाई अमीन बोल रहे हैं। देने वाले कौन है भैया, दो नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसमें कौन देगा, फोस्फोरस देगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। ठीक है, नाइट्रोसिल फिर आ गया। और ये क्या, मिथाइलमीन, इसमें भी कौन देगा बच्चे, नाइट्रोजन देगा। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपके न्यूट्रल लिगेंड है, ऐसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जब भी आप बच्चे किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो उन केसेस में अगर ऐसे लिगेंड आ जाएंगे तो उनका चार्ज क्या पुट करोगे बच्चे, 0 पुट करोगे। समझ गए, बोलो। ठीक है, और ध्यान रखना, यस मैम। NH3 को यहाँ पे आप लिगेंड का जो नेम है वो अमीन है,
आपने पेपर में ना बहुत बार आता है ये, जब आप आयुपेक नेमिंग करोगे ना, अगर उस आयुपेक नेमिंग में ना कहीं पे NH3 लिखा हो गया और आपने ये स्पेलिंग लिख दी AMINE, काटा लग जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है, डबल M लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं लिखना, ठीक है। कई बार क्या करते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या होता है आपको आयुपेक नेमिंग, आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होता है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और चारों ऑप्शन ना आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, एक में ये लिखा होगा और एक में ये लिखा होगा। तो अगर आपने भूल के से भी बच्चे इस पे टिक मार्क कर दिया ना तो लोचा हो जाएगा, समझ रहे हो, ध्यान रखना। इसमें जो NH3 है उस लिगेंड का नाम है अमीन है, डबल M है, इसमें मत देखना, इसमें तो सिंपल अमीन है AMINE वाला, सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैंने कहा लिगेंड एक तीसरा टाइप का भी होता है, कैटायनिक टाइप का लिगेंड होता है जो आपके काम का नहीं है। NO+ जो होता है एग्जाम्पल होता है कैटायनिक लिगेंड का, और ये एग्जाम्पल होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये नहीं पूछा जाता, बस ऐसे माइंड में ध्यान रखो। तो हमने कौन कौन से टाइप के लिगेंड देख लिए बच्चे, अनायनिक जिनपे -1 का चार्ज था, देख पा रहे हो? हाइड्रोजाइन नहीं आता? क्या बेटा? हाइड्रोजाइन? हाँ, हाइड्राजीन आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मैं कह तो रही हूँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे वो लिस्ट लगाई है जो आपके काम आने वाले हैं, मतलब हाइड्रोजन। मैम ये न्यूट्रल है या कैटायनिक है हाइड्रोजीन? हाइड्रोजन बेटा न्यूट्रल है, अगर ये लिखा होता ना, मान लो ये लिखा होता तो न्यूट्रल वो होता कैटायनिक में, जिसको हम बोलते यस मैम यही लिखा है। हाँ, जिसको हम बोलते हैं हाइड्राजीनियम आयन बोलते हैं, जिसको यही पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना। हाँ हाँ, एग्जाम्पल बेटा तुमको बहुत मिल जाएंगे, बहुत बुक में देखोगे ना इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हो तो एक बार काम करना, जब आप आज वाला रिवाइज करोगे ना, एक बार जल्दी से नजर मार लेना सब लिगेंड्स को कि कौन से नेगेटिव हैं, कौन से कैटायनिक है, कौन से न्यूट्रल है। जो आपको मेन है, जो आपके पूरे चैप्टर में काम आएंगे वो ये वाले हैं। अगर मान लो इससे एक्स्ट्रा कहीं पे हमको देखने को मिलते हैं तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, समझ गए? बोलो बोलो बच्चा लोग। यस मैम समझ गए। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, चलो अभी हम देखते हैं, जो स्तुति बोल रही थी कि 5 टाइप के लिगेंड थे। देखो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। डेंटिसिटी क्या होती है बच्चे, लिखो एक बार, मैं आपको बताती हूँ। नंबर ऑफ donor atom in a single ligand molecule, to which it bonds with central atom। ये आपकी होती है डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। देखो दो अलग अलग चीज है, लिगेंड अलग है तो लिगेंड में ही हम डेंटिसिटी चेक करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब मान लो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल एटम है जिस लिगेंड के साथ लगा हुआ है, आपको ये चेक करना है कि उस लिगेंड में कितने एटम हैं जो देने वाले हैं, वही उसकी क्या होगी बच्चे, डेंटिसिटी होगी। समझे इस चीज को? फिर से रिपीट करूं क्या, बोलो? समझिए मैम। समझ गए? Yes, ma'am. अच्छा, अगर मान लो आपका पीयूष है ना, पीयूष समझ में आ रहा है बेटू? पीयूष Yes, है ma'am. ना? हाँ, अगर मान लो हाँ. सिंगल डोनर एटम, अगर मान लो आपका लिगेंड मॉलिक्यूल है, उसमें देने वाला भैया एक ही प्राणी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। जैसे अमोनिया, जैसे मान लो ये मेटल है, अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? मेटल को देगा। तो इस पूरे अमोनिया के मॉलिक्यूल में भैया कौन सा एक बंदा है देने वाला? एक ही बंदा है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कैसे टाइप का लिगेंड है? मोनोडेंटेट का है। ऐसी Cl नेगेटिव है, वो भी मोनोडेंटेट है। आपको मैं लिस्ट दिखाऊंगी, अभी सिर्फ देखो कि कौन कौन से टाइप के हैं, ठीक है। अगर मान लो 2 डोनर एटम है, अगर एक लिगेंड के मॉलिक्यूल में देने वाले 2 प्राणी हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे मान लो ये है,
CH2 CH2 NH2 NH2, इसका नाम क्या था? इथाइलिन डायमीन। धीरे धीरे याद हो जाएगा तुम्हें, टेंशन लेने वाली बात नहीं, जिसको EN से भी दिखाते हैं। तो देखो, एक देने वाला ये प्राणी है और एक देने वाला ये प्राणी है, तो ये दोनों क्या करते हैं? मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो देने वाला है तो एक ही लिगेंड मॉलिक्यूल, देने वाले कौन कितने बंदे हैं? दो। तो कैसा हो जाएगा? ये बाइडेंटेट हो जाएगा। ऐसे ही आपका ट्राई भी होता है, टेट्रा भी होता है, ठीक है। हाँ, डाइमिथाइल जो आप बोल रहे हो डाइमिथाइल ग्लाइकोक्साइन, वो भी आपका क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगी, उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चे, जो आप अगर इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जो आज मैंने कराया है, जितना भी कराया है, तो आप एक काम करेंगे मेरे कहने पे, अगर आपके पास प्रदीप है या कोई और बुक है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे टेबल बनी होंगी, तो वहां पे एक बार चेक कर लेना, नजर मार देना कि भैया मोनोडेंटेट ये है, बाइडेंटेट ये, फटाफट 5 मिनट लगेंगे। समझे इस चीज को? एम्बिडेंटेट। बच्चे मत स्तुति, बच्चे भी मैंने कहाँ बताया है, वो मैंने तो अभी बताया ही नहीं, अभी तो मैंने लिगेंड भी खत्म नहीं किया बिट्टू, ठीक है। ट्राइडेंटेट क्या होते हैं? तुम लोग कुछ आगे नहीं ये चलते, तो समझ जाएंगे, तुम लोग मुझसे कुछ आगे नहीं 1 चलते 2 ना? 3 समझ जाएंगे, बट वो एम्बिडेंटेट थोड़ा अजीब अलग सा है। तो वो तो बच्चे धीरे धीरे बताऊंगे ना, है ना, ठीक है। ट्राइन क्या होगा बच्चे? सॉरी, ट्राइन लिख दिया मैंने, टाइन। मुझे पता है ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन प्लीज बाकियों को भी कराना है। डाइन क्या है बच्चे? डाईइथाइलिन, डाईइथाइलिन ट्राइअमीन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देने वाले भैया 3 नाइट्रोजन होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? ट्राइडेंटेट लिगेंड होता है। ऐसे ही टेट्रा होता है, पेंटा होता है, ठीक है। ऐसे ही होता है बच्चे आपका एक हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट मतलब भैया देने वाले कितने प्राणी हैं? यहाँ पे 6 प्राणी हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? EDTA। इसका नाम क्या होता है? बताएगा कोई? इसका नाम बताओ मेरे को, अब बोलो। मैं चैट बॉक्स पे लिखे जा रहे हैं आगे का, जो मैंने पढ़ाया नहीं उससे पहले का बोले जा रहे हो। अब नाम बताओ इसका मेरे को। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। वेरी गुड, इथाइलिन डायमीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है, ये देख पा रहे हो? COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। तो देखो देने वाले कितने हैं? ये भी देगा, ये 4 भी देंगे, तो इसकी आइडेंटिसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? 6 हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि EDTA पे चार्ज कितना होगा, तो -4 का होगा। क्लियर है? बोलो हाँ जी, कितना? बोलो। हाँ, मैम कितना चार्ज? -4 बेटा, ओके मैम। 4 है ना ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, तुम्हारे मन की भी पूरी होनी चाहिए, एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं? तो बच्चे ध्यान रखना ना कि जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं ना, वो आपके मोनोडेंटेट ही लिगेंड होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये आपके मोनोडेंटेट लिगेंड ही होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि इसमें क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं और एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है। लिखना चाहोगे क्या इसकी डेफिनेशन? यस मैम। व्हेन लिखो, सारे लिख लो। व्हेन देयर आर 2 donor atom, when there are 2 donor atoms in unidentate ligands, then either of 2 ligand can donate electron to each other. समझे इस चीज को? क्या बोला है? तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड
तो मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या होगा, दो डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैम है तो इसमें दो डोनर एटम, तो आपने डाइडेंटेट क्यों नहीं बोला बच्चे। मोनोडेंटेट का मतलब ये होता है जो जो एक टाइम पे जो लिगेंड देगा वही उसकी डेंटिसिटी कहलाती है। अगर एक टाइम पे दो एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं तो उनको बाइडेंटेट बोलेंगे, चार कर रहे हैं तो टेट्राडेंटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही डोनेट कर रहा है भैया, तो ये कैसे टाइप के होते हैं, एम्बिडेंटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ बोलो बेटा मनोज। मैम डाइइन में कितना चार्ज होगा? इसमें मैम टेट्राडेंटेट में वो जो मैम एग्जांपल है डाइइन में कितना चार्ज होगा? ये ट्राई है बेटा, नोट टेट्रा। मनोज ट्राई Yes, है ma'am. बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा, कोई चार्ज नहीं है, ओके मैम। ठीक है। दोनों नाइट्रोजन है ना देने वाले, नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल देखो, कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके, ये देखो। थायोसाइनाइड। हाँ वेरी गुड, एक तो है आपका, देखो एक तो है साइनाटो, एक तो है ये, ठीक है। जब आप नाइट्रोजन से डोनेट करा रहे हो तो इसका नाम हो जाता है नाइट्राइटो एन, इट मींस ये एन से डोनेट कर रहा है। अगर मान लो ये ओ से डोनेट करता है, इस तरह से दिखाते हो आप उसको, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो ओ। और कौन से एग्जाम्पल है, मैम थाईसाइनाटो, साइनाइटो है, इसको क्या बोलते हैं, थायोसाइनाइटो। एस से है तो एस लिखोगे, अगर एन से है तो क्या लिखोगे, थायोसाइनाइटो एन। और बोलो कोई और भी है क्या, एक और है। अगर सी से डोनेट कर रहा है बच्चे, साइनाइड भी आपका बिहेव करता है एज एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो ये क्या है, साइनो। अगर ये नाइट्रोजन से करता है बेटू तो इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनो, ठीक है। क्लियर है क्या, बोलो, ठीक है। यस मैम। अब Yes, आपकी ma'am. ये ड्यूटी बनती है, आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आज जो मैम ने कराया उसको रिवाइज करोगे सोने से पहले, और आपके जो बुक्स में टेबल दे रखी है उसको फटाफट 10 मिनट में नजर मारोगे, भैया ये यूनिडेंटेट है, ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। एम्बिडेंटेट के हो सकते हैं कि आपकी बुक में 2-3 एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा लिखे हो, तो आप उसको देखेंगे। समझ गए मेरी बात, Yes, यहाँ पे ma'am. देखो, अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला है, जो आपके मेन जो काम आने वाले हैं वो यही वाले आने वाले हैं, याद रखना। मोनोडेंटेट कौन से होते हैं, ठीक है, बाइडेंटेट जिसमें भैया देने वाले 2 प्राणी होंगे, ट्राइडेंटेट जिसमें देने वाले 3 बंदे होंगे, टेट्रा में देने वाले 4 बंदे होंगे, पेंटा देने वाले 5 होंगे, और हेक्सा। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, ईडीटीए वाला कॉम्प्लेक्स, ये तो पेपर में भी पूछा जाता है, ऐसे आपको लिख दिया जाता है कि ईडीटीए में नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हैं, तो कितने हैं टोटल, 6 हैं, याद रहेगा। जैसे देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं जितने भी ये एग्जाम्पल है सारे यूनि नेगेटिव है, ये सारे मोनोडेंटेट में आएंगे, ठीक है। आपके जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ये भी सारे किस में होंगे, जैसे देखो नाइट्रोजन है, एक है, मोनोडेंटेट में आएगा। आपका वाटर भी मोनोडेंटेट में आएगा, ये भी मोनोडेंटेट में आएगा। जो ये वाला है ये बाइडेंटेट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्राइफिनाइल फोस्फीन ये भी मोनोडेंटेट का, क्योंकि भैया देने वाला एक ही प्राणी है। ऐसी ये वाला भी क्या है, मोनोडेंटेट है। तो आपकी बुक में बहुत सारे लिस्ट है जो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और करना भी है क्योंकि यहाँ मेरे को 1-1.25 घंटा ही मिलता है, मैं यहाँ पे सारे आपको एग्जाम्पल्स नहीं बता सकती हूँ। तो हाँ, इतने एग्जाम्पल मैंने डेफिनेटली बता दिए जो आपके पूरे वाले चैप्टर में काम आने वाले हैं, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे बच्चे, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, ईडीटी बता दूं, फिर से बता दूं क्या अर्शिता, देखो बेटा ईडीटी क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये क्या है, एसीटेट आयन है, कितने हैं, 4 हैं, तो मैंने 4 लगा दी, ठीक है। डाइअमीन 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। इथाइलिन के मॉलिक्यूल है, इथाइलिन, तो भैया ये इथाइलिन आपका। आपसे पूछ सकते हैं कि भैया कितने देने वाले हैं पूरे लिगेंड में,
कितने बंदे देने वाले हैं। तो बच्चे एक तो ये वाला ऑक्सीजन देगा, एक ये वाला ऑक्सीजन देगा, एक ये और एक ये, 4 ये हो गए, 2 नाइट्रोजन भी तो देंगे। तो कैसे कितने टाइप ऑफ लिगेंड है जो देंगे? लिगेंड तो एक ही है, डोनर एटम कितने हैं बच्चे? टोटल 4 हैं जो देंगे। समझ गए? बोलो अर्शिता, अब आ गया बेटा समझ में? और अगर कोई चार्ज पूछे आप, मैम फिर इसका हेक्साडेंटेट क्यों है? हेक्सा मतलब बच्चे 6 डेंटिसिटी है ना इसकी, 6 देने वाले हैं, 2 ये 2 ये 4 और 2 ये 6। आपने अभी गलती से 4 बोल दिया था इसलिए नहीं confuse मैं हो कह गई रही हूँ थी। चार्ज -4 का आएगा, चार्ज -4 का आएगा। समझे अर्शिता आप बेटा? आपको चार्ज और Yes, ma'am. आपको चार्ज और डेंटिसिटी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? तो मुझे बताओ, मैं क्लियर करती हूँ फिर। नो मैम अब क्लियर है। ठीक है चल, ओके। उसके बाद है बेटा, यहाँ पे लिखो डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। ये वाला ना कई बार पूछ लिया जाता है, मतलब जो इसका कंसेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका डिफरेंस पूछा जाए, आई डोंट थिंक सो कि पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जिसका कंसेप्ट है कि भैया डबल सोल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको डिफरेंस की तरह लिखो, डबल सोल्ट, बीच में लाइन लगा दो एक, और यहां लिखो कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी? तो इसका बच्चे फर्स्ट पॉइंट लिखो, ये कॉम्प्लेक्स आयन लिख दो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख दो। हाँ जिया, ये कई बार पूछ लिया जाता है बेटा, तभी करवा रही हूँ। ठीक है, बोर्ड में भी है इंपॉर्टेंट और नीट में भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखो साल्ट, डबल साल्ट वो साल्ट होते हैं बच्चे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस में, एंड each ion give its confirmatory test। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, यहां लिखो कंपाउंड, ज्यादा नहीं ध्यान रखने की जरूरत, बस जितना करा रहे उतना सफिशिएंट है। कंपाउंड इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है इसमें इनटू आयंस and each ion does not give its confirmatory test। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो इसमें पता है कोऑर्डिनेशन में क्या है, डेफिनेशन तो तुम लिख सकते हो, ठीक है मर्जी है तुम्हारी, लेकिन ना कोऑर्डिनेशन की ये खासियत है बिना एग्जाम्पल के ना समझ में नहीं आता। देखो अब मैंने लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब आधे बच्चों का सिर से ऊपर से गया होगा कि अरे ये क्या लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चे, मोहर साल्ट, सबने सुना है ना मोहर साल्ट? यस मैम। क्या होता है इसका किया है। फॉर्मूला? K2SO4, सॉरी आई एम सो सॉरी, FeSO4 डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि मोहर सोल्ट में भैया कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप मोहर सोल्ट को ना पानी में डालते हो तो ध्यान से सुनना, आपको आयरन अलग मिलता है, आपको सल्फेट अलग मिलता है, अमोनिया अलग मिलता है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, जब आप मोहर सोल्ट को पानी में डालोगे ना तो आपको अलग अलग आयंस मिलेंगे, और जब बच्चे अलग अलग आयंस मिलते हैं ना तभी हम उनका टेस्ट लगा पाते हैं। अगर आप देखोगे 12th में आपके क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं जिसमें आप क्लोराइड के लिए टेस्ट लगाओगे, आयरन के लिए लगाओगे, सल्फेट के लिए लगाओगे, तो वो आप तभी टेस्ट लगा सकते हो जब बच्चे आपके पास अलग से आयंस प्रेजेंट हो। जैसे देखो पानी में डालने के बाद आयरन निकल गया, सल्फेट निकल गया, अमोनिया निकल गया, अब आपको अलग अलग आयंस वो मिल रहे हैं, तो आप उनका जो है टेस्ट
कंफर्मेटरी टेस्ट लगा सकते हो और ये पता लगा सकते हो कि आपके कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सपोज ये है आपका एग्जांपल, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है ना। तो जब आप इसको बच्चे पानी में डालोगे ना तो होगा क्या, आपको पोटेशियम मिलेगा और आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप देख पा रहे हो जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो बिल्कुल वैसे का वैसे है, देख पा रहे हो। यहाँ पे इसको पानी में डालने के बाद ना आयरन अलग मिला ना आपको साइनाइड अलग मिला। तो ध्यान रखना जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो पानी में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, और अगर नहीं होते तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट भी नहीं देंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है ये डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स आयन में, ठीक है। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो अपनी आइडेंटिटी ये एज इट इज रखेगा जैसा है, समझे इस चीज को। जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बच्चे वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, और अगर डिसोसिएट नहीं होंगे बच्चे तो आप उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं लगा सकते। कंफर्मेटरी टेस्ट आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास इंडिविजुअल आयन हो, जैसे मोर्स हो। ऐसी आपके पास एक वो भी है पोटैश एलम, पोटैश एलम सुना है ना तुम लोगों ने, ऊपर लिख दूं क्या मैं? पोटैश एलम क्या होता है, K2SO4, KAlSO4 का होल ट्वाइस 12H2, ठीक है। तो जब आप इसको पानी में डालोगे एल्यूमिनियम अलग निकलेगा भैया, पोटेशियम अलग निकलेगा, सल्फेट अलग निकलेगा। तो आप इसका कंफर्मेटरी टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है भैया उनका नहीं लगा सकते हो। समझेगे कि नहीं समझे, बताओ, बोलो। हाँ पीयूष बोलो बेटा। हाँ पीयूष, कंफर्मेटरी टेस्ट थोड़ा सा बता देखो दीजिए। मैं बताती हूँ। देखो क्या करते हैं पीयूष, जब आप अभी अगर आप 12th में हो तो आपके ना 12th में क्वालिटेटिव एनालिसिस है, एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। उसमें आप बेसिकली क्या करते हो, कैटायन और एनायन के कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हो। मतलब मान लो आपको ना एग्जाम में प्रैक्टिकल लैब में क्या मिलेगा, आपको एक सैंपल दे दिया जाएगा पीयूष। मान लो उस सैंपल में ना क्लोराइड आयन है, और आपको टीचर क्या बोलेगा, मुझे कंफर्मेटरी टेस्ट लगा के और पता लगा के इसके अंदर क्या है। तो आपको अलग अलग टेस्ट करवाएंगे टीचर्स, आपको प्रैक्टिकल में लिखवाएंगे। तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा इसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है या नहीं है। वो आयरन का भी टेस्ट कराते हैं, सल्फेट का भी, मैग्नीशियम, कैटाइनिक, एनाइनिक, इनके टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के लिए क्या होता है, हम सिल्वर AgCl का यूज करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग रिएजेंट होते हैं किसी पर्टिकुलर अनायन को डिटेक्ट करने के लिए ना पर्टिकुलर सैंपल, उनको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट, कि भैया अगर हम मान लिया आपके सैंपल में क्लोरीन है तो आप क्या बोलोगे टीचर को, मैम हमारा कंफर्म हो गया कि हमारे सैंपल में क्लोरीन प्रेजेंट है। समझे पीयूष? ओके ठीक है। अभी आई थिंक आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन अभी करोगे, 2-3 महीने बाद करवाएंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके सिलेबस में है, तब आपको somebody कर लिया है। हाँ मैम स्तुति, कर रहे हैं। कर लिया है मैम। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, फिर एक क्वेश्चन लिखो। FeSO4 solution, FeSO4 solution mixed with ammonium sulfate solution, ammonia sulfate solution in 1:1 molar mixture, sorry 1:1 molar ratio, gives the test of Fe2 plus ion, but copper sulfate mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give test of Cu2 plus ion. Explain. समझ में आया क्वेश्चन? कि जब भैया आपने आयरन सल्फेट को अमोनिया सल्फेट के साथ मिक्स किया 1:1 मोलर रेशो में, तो आप वहां पे क्या मिल रहा है आपको, आयरन के लिए टेस्ट आप कर पा रहे हो। लेकिन जब आपने कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ मिक्स किया ना, तब वहां पे आपको कॉपर 2 प्लस का
कॉपर 2+ का आप वो टेस्ट नहीं दे रहा है सॉल्यूशन में। तो बताओ कैसे होगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे क्या? पहले ये बताओ। यस मैम। देखो मैं समझाती हूँ। देखो जब आयरन सल्फेट ना आपका इसके साथ मिक्स हुआ ना, तो आपको मिल रहा है भैया मोहर सोल्ट मिलता है, ठीक है? आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। और मैंने कहा जब आप मोहर सोल्ट को पानी में डालोगे तो आप वहां से आयरन 2+ का टेस्ट कर सकते हो। बताया अभी, हाँ या ना? लेकिन जब आप कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ ट्रीट कराते हो बच्चे, एक्वस अमोनिया, तो आपको ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है? तो ये कैसा कंपाउंड है बच्चे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो जब आप इसको पानी में डालोगे भैया तो ये एज इट इज रहेगा, समझ रहे हो ना? एज इट इज रहेगा। तो आपको कॉपर का आयन का टेस्ट वो नहीं देगा, ठीक है? जब आप इसको बच्चे पानी में डालोगे ना, आपको एक तो ये मिलेगा एज इट इज, और क्या मिलेगा? सल्फेट आयन मिलेगा। तो आप सिर्फ सल्फेट आयन का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एज इट इज रहेगा, ना आप इसमें कॉपर का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ना कोई अमोनिया का कर सकते हैं। समझे इस चीज को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात बताओ, समझ में आ गया? अगर मान लो कहीं भी मान लो आपको ये नहीं पता ये कि ऐसा बनेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन का देखो, अगर उन्होंने दे रखा है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो टेस्ट दे रहा है पर्टिकुलर आयन का, तो समझ जाना वो डबल सोल्ट होगा। मतलब पानी में जाने के बाद हर एक इंडिविजुअल आयन में वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर मान लो ऐसा लिखा आ जाए कि भैया एक पर्टिकुलर सोल्ट है, वो रिएक्ट करके टेस्ट नहीं दे रहा है, टेस्ट नहीं दे रहा, तो समझ जाना वो कैसा कंपाउंड है? आपका कोऑर्डिनेशन, या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। समझे आप मेरी बात बेटा? ठीक है? तो डबल सोल्ट क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है सॉल्यूशन में, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को एज इट इज रखते हैं इन द सॉल्यूशन। हाँ जी, समझ में आया सबको बच्चे? जो आज बेसिक टर्म्स बताई हैं, एकता, अर्शिता, डिंपल, दिव्या, किसी को भी कहीं डाउट है तो पूछो, किसी को भी छोटा सा भी डाउट है। लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? सारी चीजें क्लियर है ना आप लोगों को? वेरी गुड। वेरी गुड। अगर मैं ये बोलूं, मुझे एक बार बताना, अगर मैं पूछूं ये आपका मेटल आयन है, चलो मैं एक काम करती हूँ, मेटल नहीं लिखती, जनरल फॉर्म लिखती हूँ, मुझे बताना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बताओ इसमें इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 2 है, ओके। बाकी 1 2। अच्छा, अब जल्दी से अपना पेज पलटो और ये देखो कि मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर की क्या डेफिनेशन बताई थी तुम लोगों को। पलटो पेज, कोऑर्डिनेशन नंबर की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, पलटो। मैंने कहा था लिगेंड के कितने नंबर ऑफ एटम ऐसे हैं जो अटैच हैं मेटल से, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये लिगेंड है, इसमें कितने एटम है देने वाले? बताओ ये क्या है? यही तो है NH2 CH2 CH2 NH2। 2 है, 2 नाइट्रोजन देने वाले हैं। 2 नाइट्रोजन देने वाले हैं। टोटल कितने हैं? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 क्यों बोले तुम लोग? समझ आई क्या बोला मैंने? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन देखो ना, पलटो पेज को। पीयूष बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन देख बेटा, मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द सेंट्रल मेटल एटम। देखो इस तरह से है ना, ये 2 डोनेट करेंगे, हाँ या ना? 2 डोनेट करेंगे ना, तो टोटल कितने हैं? 2। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
ऐसे याद रख सकते हो बच्चे कोऑर्डिनेशन नंबर को, कहाँ पे लिखवाई थी मैंने डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप ऐसे याद रख सकते हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स एक सेकेंड, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं इसमें, देखो मैंने क्या कराया था, अरे कहाँ गया, हाँ लिखवाया था मैंने, हाँ इधर देखो, लिगेंड कितने हैं, 2, डेंटिसिटी कितनी है इसकी ये तो बता दो, डेंटिसिटी कितनी है इसकी 2, तो 2 इंटू 2 4। अब आ गया समझ में, बताओ। ऐसे इसका देखो, ये बताओ C2O4 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं 2, डेंटिसिटी कितनी है इसकी बनाना पड़ेगा, क्या है ये ऑक्जेलेटो आयन, कितने हैं देने वाले 2, तो 2 इसकी डेंटिसिटी होगी, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 4 आएगा। समझे, अब समझे क्या बोल रही थी मैं, बोलो। हाँ बाकी वेरी गुड, शाबाश। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले घर जाके ये देखना है कि मोनोडेंटेट बाइडेंटेट के लिगेंड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ट्राई टेट्रा की नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ मोनो और बाइडेंटेट के देख लेना, और हेक्सा का सिर्फ एक ही याद रखना, EDTA। ठीक है बेटा, ओके मैम। ठीक है। तो आज का हमारी बेसिक वाली क्लास थी, इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे ना, अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं आई ना तो फिर गड़बड़ कर दोगे आप लोग। ठीक है मैम। हाँ बेटा मैम ऊपर वाला एग्जाम्पल का 4 कैसा है, एक बार बता दीजिए। बताती हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, ये क्या है बच्चे, C2O4 क्या है आपका ऑक्जेलेटो आयन है, और ऑक्जेलेटो आयन की डेंटिसिटी क्या है 2 है, क्योंकि लिगेंड तो एक ही है, देने वाले कितने हैं 2, तो इसकी डेंटिसिटी क्या है 2 है, मतलब बेसिकली डाइडेंटेट है। क्या है, डाइडेंटेट। तो मैंने कहा आप ऐसे याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी, लिगेंड कितने हैं 2, डेंटिसिटी कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, ओके मैम, आ गया, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके। तो अब बच्चे आप लीव कर सकते हैं, हम मंडे को मिलेंगे, हम करेंगे फिर वर्नर थ्योरी करेंगे। ठीक है, वर्नर थ्योरी करेंगे उसमें हम, लेकिन उससे पहले ये सारा आप